नमस्ते छात्रों, 10वीं हिंदी पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वहारे हमदर्द। पाठ के लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। पाठ की विधा है हास्य व्यंग निबंध। पहले हम लेखक का परिचय करेंगे। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषताएं हैं। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हंसी धर के आईने, ये जो पाठ है वहारे हमदर्द, इस पर से ही लिया गया है। दूसरा, आज़ादी की धूम। आई एम सॉरी, यह कविता संग्रह भी प्रसिद्ध है। अपने अपने सपने, यह लघु कथा संग्रह प्रसिद्ध है। अब थोड़ा गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है। देखो, हमारी यहाँ परंपरा है कि मरीज को अस्पताल में जाकर मिलना। अगर हम जाते हैं तो मरीज को भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी होता है यह कि हमदर्दी जताने जाते हैं लेकिन मरीज को दर्द ही महसूस होता है। तो चलिए देखेंगे पाठ तीसरा, वहारे हमदर्द। पाठ पढ़ेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को अधिक गुस्सा आया था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं जान सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक जो है यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवादी यानी अमीर लोग और समाजवादी यानी कॉमन मैन। ये भाषण सुनकर उनके मस्तिष्क में भाषण का ही कुछ मेलजोल चल रहा था। वे समझते हैं कि मैं साइकिल पर हूँ और साइकिल यह समाजवादी का प्रतीक है और कार चलाने वाला पूंजीवादी यानी अमीर का प्रतीक है। तो दोनों एक दूसरे के विरोध गए और आपस में टकरा गए और लेखक की यहाँ पर टांग टूटी। लोग इंसानियत जताने के लिए, कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही लोग वहाँ आए और लेखक को अस्पताल में भर्ती किया। आगे देखो। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही मेरे चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ रही। मैंने कराहते हुए पूछा, हाँ, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है होश आने तक
इसीलिए रुका रहा है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यहाँ पर भी लेखक ने बताया गया है, इतना हास्यात्मक बताया गया है कि टांग टूटना एक नया मुहावरा उनके मस्तिष्क में आया। टांग टूटना, इसका अर्थ लेखक ने बताया है कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और यहाँ पर दूसरा मुहावरा आया है कांप उठना। कांप उठना यानी भयभीत होना। लेखक समझते हैं कि टांग टूट गई यह एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। आगे देखो, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतना अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड में तो एक नियम होता है, आप मरीज को निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ए मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है समझो। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि दूसरी टांग भी टूट गई है। देखो, लेखक को मिलने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने दो वार्ड का परिचय किया है, एक सार्वजनिक वार्ड और दूसरा प्राइवेट वार्ड। सार्वजनिक वार्ड में एक नियम होता है, मरीजों को मिलने के लिए ये वक्त है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में वक्त का कोई बंधन नहीं होता। मेरे परिचयों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जी भर के बैठो, बातें करो, चाहे जितना भी वक्त लो, यह प्राइवेट रूम का होता है। तो लेखक कहते हैं कि एक टांग टूट गई है, थोड़ी देर रुक गया, दोनों टांगे टूट गए, ऐसी तरह लोग रुकते रहे, लेखक परेशान होते रहे, फिर भी मनोरंजन करते हैं। आगे देखो, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, कब मेरी टांग टूटे और कब वे उनका एहसान चुकाएंगे। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वक्त सब पर आता है, यह बताने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। आगे देखो, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी देर आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने तय किया कि आज मैं
किसी को भी नहीं मिलूँगा, आंखें नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब मैं आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से के जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली और मुस्कुराते हुए वे बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो, यहाँ पर ऑफिस के बड़े बाबू औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं और लेखक को परेशान करके चले जाते हैं। आगे देखो, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आई तो मुझे लगा आज भी कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करके बच्चों को कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की एक लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप आवाज की ओर मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने इस पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके बाद घंटों तक सोनाबाई रुकी और फिर वापस चली गई। मैं भीतर तक कांप गया। देखो बच्चों, पड़ोस वाली यानी उनके मोहल्ले वाली सोनाबाई 4 बच्चों को लेकर आती है। बच्चे इतने शरारत है, लेखक को ऐसा लगता है कि आज भी कोई दुर्घटना घटने वाली है। बाद में जो सोनाबाई का एक बच्चा है वो मेज पर चढ़ता है, एक कुर्सी पर चढ़ता है। लड़की जो है वह दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करती है। सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी पटक देती है। इस बावजूद सोनाबाई सिर्फ लड़की की ओर घूरे से देखती है और हंसते कहती है कि भैया पेड़े खिलाओ पेड़े। देखो, शीशी गिरना, दवा की शीशी गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। ऐसे तरह लोग मिलने जुलने आते हैं और लेखक को परेशान करते थे। आगे कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके वे रिश्तेदारों जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ है सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, मुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर में छाती से मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में ही है। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला जाता है। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोते हुए देखकर
पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे चुका दिए थे। देखो यहाँ पर लेखक को मिलने ऐसे दूसरे गांवों से लोग आते थे। वैसे में एक आदमी आता है और बिना देखकर कमरे में घुस जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। कैसे हुआ भैया, वो जो कार वाला है उसका सत्यानाश हो, ऐसा हो वैसा हो करके जोर जोर से रोने लगता है। ये रोना धोना देखकर लेखक के पत्नी को लगता है कि कितना करीब का मित्र आ गया है और चलो टैक्सी वाले का बिल चुका दे। टैक्सी का वाले का बिल चुका दे के वह आती है। बाद में समझ आता है कि ये जो आदमी है ये लेखक का कोई मित्र रिश्तेदार कोई भी नहीं है, बगल वाले कमरे में गुप्ताजी से मिलने आए हैं। इस तरह लेखक वह जो मिलने वाले आदमी पर गुस्सा नहीं होते, अपने पत्नी पर ही गुस्सा हो जाते हैं। आगे देखो, हमदर्दी जताने वालों में लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी कभी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं के सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए हुए पहुँचे और आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले बार 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता मैंने बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकालकर उन्होंने मुझे कविता सुनाई। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी राम। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही थी कि कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख यह पूछ रही थी, बोल बेटा अब मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो जरूर तोड़ो, मगर कृपा करके इस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित नहीं है, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। देखो बच्चों, इस तरह यह हास्य व्यंग्यात्मक पाठ हमने पढ़ा है। इसके बाद हम मूल्यमापन करेंगे। पहला सवाल है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। इस पाठ का सभी सारांश में एक संजाल है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। मरीज को मिलने वाले जो आते हैं यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इस पाठ का मर्म है। देखो, एक होते हैं औपचारिकता निभाने वाले, दूसरे होते हैं मरीजों के प्रति हमदर्दी उन्हें नहीं होती, हमदर्दी यानी सहानुभूति। तीसरे होते हैं मोहल्ले वाले फुर्सत से मिलने आते हैं, और चौथे होते हैं केवल सूरत दिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पर औपचारिकता निभाने वाले कौन आते हैं, तो पहले कभी उन लोगों की टांग टूटी हो, हाथ टूटा हो और लेखक उन्हें मिलने गया है, तो वह औपचारिकता निभाने के लिए वे लोग आते हैं। दूसरा है यहाँ पर बड़े अफसर बाबू, एक किस लिए आते हैं, सिर्फ औपचारिकता निभानी है। ऑफिस का कोई आदमी की टांग टूट गई है, हमें उन्हें मिलना है, इसलिए औपचारिकता निभाने आते हैं। तीसरे है यहाँ पर जो मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं, जैसे सोनाबाई आई
और चौथा है मरीजों से हमदर्दी नहीं होती, जैसे कवि मिलने आते हैं लेखक को। इस तरह आगे का जो संजाल है आप पूरा करना है। सांगली शिक्षण संस्थेच्या यूट्यूब चॅनलवर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे पुढील नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। धन्यवाद।